अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास के अंदर जो है हम अपना चैप्टर नंबर 1 का बी पार्ट शुरू किया था, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को देख रहे थे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है। पिछले क्लास तक जो है हम कंप्यूटर के पार्ट्स को देख चुके हैं, जो कि 4 होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र। और डिटेल से हम इनको डिस्कस कर भी चुके हैं। उसके बाद फिर हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को समझा था कि कंप्यूटर का एक बेसिक ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है, जो हमारे पास 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, जो कि एक ऑप्शनल हमारे पास स्टेप है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के अंदर बेसिक जो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हमारे पास होती हैं। तो कंप्यूटर यूज द सेम बेसिक हार्डवेयर। हार्डवेयर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स, यानी हार्डवेयर जो हमारे पास है वो वैसे तो बहुत सारी होते हैं, लेकिन आमतौर पर इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, या इसको 4 टाइप्स हम 4 टाइप्स में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। पहली टाइप जो हमारे पास है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इनपुट को अलग हार्डवेयर डिवाइसेस कंसिडर कर रहे होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस अलग कंसिडर कर रहे होते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि बुक के राइटर ने किस तरीके से हार्डवेयर डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह पर 4 टाइप्स ही मिले। वो डिपेंड कर रहा होता है कि राइटर ने किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो फिलहाल आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करता है कि हार्डवेयर को कितनी हम टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो पहली टाइप जो आपकी बुक के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है वो हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मिलाकर ये हम पहली कैटेगरी जो है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की कंसिडर कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली हमारे पास कौन सी होती हैं? अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस टू एक्सेप्ट डेटा। इनपुट डिवाइसेस आपके पास उस तरीके की डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर को इंटरेक्ट करवा रही होती हैं आपके यूजर के साथ, या आपके प्रोसेसर को वो इंटरेक्ट करवा रही होती हैं यूजर के साथ। तो यूजर जो है बेसिकली अब जो डेटा आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा, किन डिवाइसेस की मदद से वो डेटा प्रोवाइड करेगा, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से वो डेटा को हमारे कंप्यूटर तक प्रोवाइड कर रहा है। उसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास माउस आ जाता है, और डिफरेंट और भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड की मदद से अगर आपने कोई की प्रेस की है, या माउस की मदद से आपने कोई क्लिक करके कोई इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड की है, तो ये आप इनपुट डिवाइसेस की मदद से अपने कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उस डेटा की बेसिस के ऊपर आपका जो कंप्यूटर है वो उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट जनरेट करके दिखाएगा। तो इनपुट डिवाइसेस आपके यूजर को अलाउ करती है कि वो कंप्यूटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डिलीवर डेटा, यानी वो आपको रिजल्ट जनरेट करके दिखा रही होती हैं। अलाउज द कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद यूजर, कंप्यूटर को वो इंटरेक्ट करवाती है यूजर के साथ। और इनपुट डिवाइसेस जो है यूजर को इंटरेक्ट करवाती हैं कंप्यूटर के साथ। दोनों के अंदर डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान देकर यहाँ पे समझिएगा कि इनपुट डिवाइसेस जो है यूजर को इंटरेक्ट करवा रही होती हैं कंप्यूटर के साथ, कि यूजर ने जो कुछ डेटा दिया है वो कंप्यूटर तक लेके जा रही होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर ने जो रिजल्ट जनरेट किया है वो यूजर तक लेकर आ रही होती हैं, यानी वो डिलीवर कर रही होती हैं डेटा को, या जो भी उसने प्रोसेसिंग करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जनरेट किया है उस रिजल्ट को वो जनरेट करके आपके यूजर को दिखा रही होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास जो है मॉनिटर आ जाता है कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर कोई चीज देख रहे हैं। प्रिंटर हमारे पास आ जाता है क्योंकि हम इसमें अपने रिजल्ट को प्रिंट कर रहे होते हैं। या स्पीकर आ जाता है जिसकी मदद से हम ऑडियो की शेप के अंदर रिजल्ट को जो है सुन रहे होते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे होते हैं, आउटपुट की डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर का रिजल्ट जो है हम अपनी स्क्रीन के ऊपर या किसी और शेप के अंदर हम वो देख रहे होते हैं। ठीक है, सम डिवाइसेस आर इनपुट एंड आउटपुट एट द सेम टाइम। तो कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा होगा।
टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन जो आजकल आपने देखा होगा टैबलेट्स वगैरह के अंदर या अक्सर करके लैपटॉप्स वगैरह के अंदर भी हमारे पास टच स्क्रीन आजकल आ चुकी है, जिसके अंदर हम एक ही वक्त के अंदर स्क्रीन को टच करके इनपुट भी दे रहे होते हैं और उसी वक्त जो है हमारे पास रिजल्ट जनरेट होकर हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होता है। तो टच स्क्रीन वाली जितनी भी चीजें हमारे पास हैं वो आपके पास जो है इनपुट डिवाइसेस भी हैं और साथ साथ वो उसी वक्त आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, टच स्क्रीन के अलावा आपको सर्च करना है कि ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। तो ये आपको मैं एक होम असाइनमेंट दे रहा हूँ छोटी सी, वैसे तो असाइनमेंट्स आपको आगे चलकर मिलेंगी ही, लेकिन ये आपको सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपको यहाँ पर असाइनमेंट दे रहा हूँ। गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऐसी कौन सी डिवाइसेस है जो इनपुट और आउटपुट जो है एक ही वक्त के अंदर हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है, बाकी आपने खुद सर्च करनी है। तो होपफुली यहाँ तक आपको जो पहली कैटेगरी है हमारे पास हार्डवेयर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वो समझ में आ गई होगी कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है हार्डवेयर की, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो आपके काम को प्रोसेस कर रही होती है या आपके डेटा को प्रोसेस कर रही होती हैं, या जो आपने इंस्ट्रक्शन या जो आपने काम अपने कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए दिया है उसको प्रोसेस कर रही होती हैं, उनको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। और आमतौर पर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वो हमारे पास होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है हम सीपीयू कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीपीयू हमारे पास होता है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को मतलब एग्जीक्यूट कर रहा होता है या रन कर रहा होता है, वो कहाँ लगा होता है? माउंटेड ऑन मदरबोर्ड। अब ये मदरबोर्ड क्या है? वेल आप सब लोगों ने तकरीबन मदरबोर्ड देखा ही होगा, लेकिन अगर किसी ने मदरबोर्ड नहीं देखा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो जो हमारा कंप्यूटर का एक बॉक्स होता है ना, जिसको हम सीपीयू आमतौर पर कहते हैं, या एक बड़ा सा एक डब्बा हमारे पास होता है जिसके अंदर हमारी सारी हार्डवेयर डिवाइसेस लगी होती हैं। उस बॉक्स के अंदर या उसके जो हमारे पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, एक बड़ा सा, जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं और इसके अंदर बहुत सारी जो है लाइंस और बसेस वगैरह और डिफरेंट हमारे पास पोर्ट्स के ऑप्शंस होते हैं। तो उस ग्रीन कलर के बोर्ड को हम यहाँ पर मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड बेसिकली आपके कंप्यूटर का वो हार्डवेयर पार्ट होता है जिसके अंदर आपकी तमाम डिवाइसेस जो है कनेक्ट हो रही होती हैं, और वही मदरबोर्ड जो है आपको कनेक्ट करवा रहा होता है आपके कंप्यूटर के साथ। तो होपफुली मदरबोर्ड आप सब लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप अपने सीपीयू को जब खोल कर देखेंगे तो आपको वहां पर एक ग्रीन कलर का बड़ा सा बोर्ड होगा और इसी बोर्ड के ऊपर तमाम की तमाम डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट की गई होती है। ठीक है, तो देखें, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मदरबोर्ड जो है वो प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, मदरबोर्ड सिर्फ एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो आपके प्रोसेसिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है आपके कंप्यूटर के साथ। दोबारा बता देता हूँ, मदरबोर्ड खुद से प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, मदरबोर्ड एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो कि आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है आपके कंप्यूटर के साथ। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास होती हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और सीपीयू जो है ये हमारे मदरबोर्ड के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब किसी कंप्यूटर के अंदर सीपीयू एक होता है, किसी के अंदर एक से ज्यादा लगे होते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कंप्यूटर कितना अच्छा है और वो कितना पावरफुल है। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस का दूसरा नाम या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा नाम अगर आप देखें तो इसको ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, कि ये कंप्यूटर का दिमाग है जो तमाम की तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग के अंदर उसका दिमाग तमाम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर रहा होता है, यानी दिमाग के बगैर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास आ रही है उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो हमारे पास होता है सीपीयू, और सीपीयू की मदद से ही हम अपने इंस्ट्रक्शन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। अदरवाइज वो जो हमारा कंप्यूटर है वो एक डम डिवाइस होगा, उसको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन जो इसके पास आई है उनको प्रोसेस करने के बाद फिर वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। मैनिपुलेट द डेटा, यानी डेटा जो उसको दिया गया है उसके अंदर वो चेंजेस लेकर आता है। ऑब्वियसली जब वो प्रोसेस करेगा तो वो उसको इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करेगा और आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा।
मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल प्रोसेसर, यानी ये लाइन कह रही है कि एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स भी हो सकते हैं, मे बी उसके अंदर एक ही हो या किसी के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हों। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इसका जो है एक्रोनियम है और ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंडरी प्रोसेसर, एडवांस ग्राफिक कार्ड और मैथ को प्रोसेसर्स। तो सेकेंडरी प्रोसेसर्स भी आपके पास होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर करके सुना होगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाले गेम्स वगैरह अगर खेलने हैं तो आपको एक ग्राफिक कार्ड उसके अंदर लगवाना होगा। तो वो ग्राफिक कार्ड बेसिकली क्या होते हैं, वो भी प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं ताकि आपकी ग्राफिक्स को अच्छे से वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई जा सके। तो वो आपके पास होते हैं सेकेंडरी प्रोसेसर्स। इसके अंदर फिर और डिफरेंट प्रोसेसर्स भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ यही आपके पास एग्जांपल दी है। यहाँ पर मैथ को प्रोसेसर भी लिखा हुआ है कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी हो तो वो हो सकता है आपका जो नॉर्मल सीपीयू होता है वो उसको कैलकुलेट ना कर पाए, तो फिर आपको एक सेकेंडरी प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, जिसको आप यहाँ पर मैथ को प्रोसेसर भी कह सकते हैं। वो आपको अपने मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट करवाना होता है, उसके बाद ही फिर आप अपना वो जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो करवा सकते हैं। अब प्रोसेसर जो है बनते किन चीजों से हैं, प्रोसेसर मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर के प्रोसेसर्स जो है आपके पास सिलिकॉन और कॉपर से मिलकर बने होते हैं। अब ये सिलिकॉन और कॉपर जो है हमारे पास जो केमिस्ट्री के अंदर हम अपने पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हम पढ़ा करते थे पहले, ये सिलिकॉन उनमें से, सिलिकॉन और कॉपर उनमें से है। तो हमारा जो प्रोसेसर होता है ये सिलिकॉन और कॉपर से मिलकर बना होता है। एक चीज यहाँ पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूं, अभी तक मतलब जिन लोगों को सीपीयू के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो आमतौर पर ये समझ रहे होते हैं कि हमारे कंप्यूटर का वो जो एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर हमने सारी की सारी चीजें कनेक्ट की हुई होती हैं, वो हमारा सीपीयू होता है। ऐसा हरगिज नहीं है। आमतौर पर उसको सीपीयू, उस बड़े से बॉक्स को हम सीपीयू कह रहे होते हैं, लेकिन सीपीयू जो है वो बॉक्स नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी। सीपीयू हमारे पास एक छोटी सी चिप होती है, जैसे आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं, ये जो इस बंदे के हाथ में इसने यहाँ पर अभी तस्वीर हमें दिखाई है, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सीपीयू। ठीक है, ये लगा हुआ होता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर। अगर आप अपने मदरबोर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का आपको एक स्क्वायर की शेप के अंदर एक ये बॉक्स नजर आएगा, और ये आप देख सकते हैं इस बंदे के हाथ में। तो हमारा जो प्रोसेसर होता है ये आमतौर पर सिर्फ इतना छोटा सा ही होता है, इसको हम सीपीयू कहते हैं। यही हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको एग्जीक्यूट करके इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ तक आपको ये चीज इस वक्त क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा जो सीपीयू है वो जो हमारा बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर हमने अपनी तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है वायरस की मदद से, यानी हम वो माउस को, कीबोर्ड को और अपनी एलसीडी वगैरह को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हम सीपीयू में कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। वो जो हम डिवाइसेस लगा रहे होते हैं वो जो हम वायर्स वगैरह लगा रहे होते हैं वो हम मदरबोर्ड के अंदर लगा रहे होते हैं। और मदरबोर्ड जो है हमारे पास कनेक्ट हुआ वो सॉरी, मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास एक डिवाइस और लगी होती है जिसका नाम है सीपीयू। और ये सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी जितनी भी इंस्ट्रक्शन आएंगी वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन इसके पास लाजमी आएंगी और यही उसको जो है एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर है, सॉरी, ये जो हमारा सीपीयू है वो सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस होती है। आप अपने मदरबोर्ड को खोलकर देख भी सकते हैं, वो जो बड़ा सा बॉक्स होता है उसको आमतौर पर सीपीयू बोला जाता है, लेकिन वो सीपीयू होता नहीं है। सीपीयू सिर्फ इतनी एक छोटी सी डिवाइस ही होती है। तो होपफुली यहाँ तक मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोसेसिंग डिवाइस जो है यानी सीपीयू हमारा क्या है और वो क्या काम करता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर की, वो हमारे पास आती है मेमोरी डिवाइसेस, स्टोर्स डेटा और प्रोग्राम्स। अब मेमोरी डिवाइसेस बेसिकली क्या होती हैं, ये हमारे डेटा को स्टोर करवा रही होती हैं, या जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनको स्टोर करवा रही होती हैं, या उन सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोग्राम्स के अंदर जो डेटा होता है उसको स्टोर करवा रही होती हैं। तो मेमोरी डिवाइसेस हमारे पास दो किस्म की होती हैं। पहली जो हमारे पास मेमोरी डिवाइस है उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम। इसके फुल फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारे पास मेमोरी डिवाइस है। इसकी फुल ये इसका जो एक्रोनियम है वो हमारे पास है रैम। और ये जो रैम की आपके सामने एक पिक्चर भी इस वक्त नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये एक छोटा सा हमारे पास एक डिवाइस होती है, थोड़ी सी लेंथ में थोड़ी सी ज्यादा होती है और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम होती है। तो ये आपके, अगर आप मदरबोर्ड के ऊपर देखें तो ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर एक या एक से ज्यादा लगी हुई होंगी। इसके बगैर भी कंप्यूटर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये डिवाइसेस अब बेसिकली करती क्या है, ये स्टोर करती है डेटा को या प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो मेमोरी डिवाइसेस का काम, अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरी डिवाइसेस का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा को स्टोर करने का काम कर रही होती है। मेमोरी डिवाइसेस हमारे पास दो हैं। पहली हमारे पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, और दूसरी हमारे पास होती है रीड ओनली मेमोरी, इसको हम कहते हैं रोम। ठीक है, तो पहली हमारे पास रैम है और दूसरी हमारे पास होती है रोम। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ये पहला जो इसका पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है वॉलेटाइल। अब लफ्ज वॉलेटाइल से मुराद क्या होता है कि वॉलेटाइल से मुराद ये होता है कि अगर जब तक पावर है, ठीक है, यानी जब तक आपके कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पावर ऑन है, तब तक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो भी डेटा गया है वो उसके अंदर स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ होगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जितना भी डेटा होगा वो तमाम का तमाम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। वॉलेटाइल टर्म का मतलब ये होता है कि जब तक डेटा, जब तक पावर अवेलेबल है तब तक उसमें डेटा रहेगा। पावर के खत्म होते ही वॉलेटाइल, पावर के खत्म होते ही जितना भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये है वॉलेटाइल। ठीक है, और एक हमारे पास होता है परमानेंट स्टोरेज, इसको हम नॉन वॉलेटाइल भी कह सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी जो हमारे पास मेमोरी होती है, यानी रोम मेमोरी जो होती है, ये एक परमानेंट स्टोरेज है। इसके अंदर जो डेटा है, चाहे पावर हो या ना हो, उसके अंदर डेटा जो है हमेशा सेव ही रहेगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल आप यूं ले लें कि फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम आप चला रहे हैं, उसका डेटा जो है रैम के अंदर जा चुका है और अचानक आपकी लाइट चली जाती है, यानी आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है, तो रैम के अंदर जितना डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली सारा के सारा रिमूव हो जाएगा। लेकिन जितना भी डेटा आपके रोम के अंदर होगा वो डेटा, क्योंकि परमानेंट स्टोरेज है, वो नॉन वॉलेटाइल डेटा है, तो वो जो डेटा होगा वो रिमूव नहीं होगा, वो आपकी मेमोरी के अंदर यानी रोम के अंदर वो वैसे ही पड़ा रहेगा जैसे उसके अंदर रखा गया था। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी का जो मेन डिफरेंस है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल होती है और रीड ओनली मेमोरी जो है ये नॉन वॉलेटाइल होती है। यहाँ पर पॉइंट नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, मैं जब आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा नॉन वॉलेटाइल, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम किस किस्म का डेटा रखते हैं और रीड ओनली मेमोरी में हम किस किस्म का डेटा रखते हैं, ये समझ लेते हैं। तो रैम के अंदर हम स्टोर करते हैं करंट डेटा एंड प्रोग्राम्स, यानी जिस जो इस वक्त करंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक गेम को मतलब एग्जीक्यूट किया, या गेम को आपने रन किया, या आपने कोई वीडियो प्ले की है, या आपने कोई गाना प्ले किया है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो जैसे ही आप उस सॉन्ग के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, यानी उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सॉन्ग का या उस पर्टिकुलर गेम का जितना भी नेसेसरी डेटा, यानी उस गाने को या उस गेम को चलाने के लिए जितना भी नेसेसरी डेटा होता है वो सारा का सारा लोड हो जाता है आपकी रैम के अंदर। ठीक है, वो सारा का सारा डेटा आपकी रैम के अंदर लोड हो चुका है, यानी इस डिवाइस के अंदर वो लोड हो चुका है। और फिर आपका जो प्रोसेसर होता है, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी रैम में से उस डेटा को लेता है और उसके ऊपर अपना काम परफॉर्म करता है, जो भी उसको करने को कहा गया है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जो करंट प्रोग्राम आपके पास चल रहे हैं, यानी जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, उनका ही डेटा आपके पास होता है, और बाकी जो प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं वो आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर नहीं होता है। जितनी ज्यादा रैम आप बढ़ाएंगे, यानी मोर रैम रिजल्ट्स इन अ फास्टर सिस्टम, जितनी ज्यादा रैम आप अपने कंप्यूटर के अंदर बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपका कंप्यूटर जो है फास्ट काम करेगा।
अब आपने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 GB रैम लगी हुई है, तो इसको अगर हम 4 GB कर दें या 8 GB कर दें तो कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह यही होती है कि आपका जो प्रोसेसर होता है, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली डेटा को आपकी हार्ड ड्राइव से नहीं ले सकता है। उसको जितना भी डेटा लेना होता है वो हमारे पास इस रैम में से ही उठाना होता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा स्पेस हमारी रैम की होगी, यानी रैम अगर 2 GB है तो सिर्फ ये 2 GB का डेटा ही स्टोर कर सकती है, इससे ज्यादा ये डेटा स्टोर नहीं कर पाएगी। तो प्रोसेसर को क्या है, अगर 2 GB से ज्यादा का डेटा चाहिए होगा तो फिर वो पहले रैम को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अपने डेटा को रिमूव करो और जो मुझे डेटा चाहिए वो वाला डेटा यहाँ अपने पास लाकर सेव करो। तो फिर रैम इस काम को करने में अपना टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है, तो अगर 2 GB की जगह आपकी रैम 4 GB की है, यानी एक बड़ी आपके पास रैम लगी हुई है, बड़े साइज की रैम लगी हुई है, तो उसको जो है डेटा को स्वैप करने में टाइम नहीं होगा, यानी डेटा को रिमूव करके दोबारा से लोड करने का टाइम वो यहाँ पर बचा लेगी और आपके प्रोसेसर को जो डेटा चाहिए वो डायरेक्टली वहां से उसको अपने पास लोड करवा लेगा। तो यही वजह होती है कि जितनी ज्यादा रैम आपके पास होगी उतने ज्यादा आप करंट प्रोग्राम अपने रैम के अंदर लोड कर सकते हैं, और जितने ज्यादा आपके प्रोग्राम जो है आपके रैम के अंदर लोड हो जाएंगे उतनी ही फास्ट आपका जो प्रोसेसर है वो अपने काम को कंप्लीट कर सकता है। अगर रैम कम है तो उसको जो है डेटा को बार बार रिमूव करना होगा अपने अंदर से, और फिर वो हार्ड ड्राइव से डेटा को लेकर आएगी और फिर दोबारा से अपने अंदर लोड करेगी, फिर वो प्रोसेसर की तरफ जाएगा। अगर प्रोसेसर को किसी और चीज की जरूरत है फिर वो रैम को रिक्वेस्ट करेगा, रैम फिर अपने अंदर से डेटा रिमूव करेगी और फिर वो दोबारा हार्ड ड्राइव से उसको एक्सेस करेगी। तो इसके अंदर जो ये रिमूव करना और दोबारा से लोड करने वाला टाइम है, ये कम रैम होने की वजह से बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ज्यादा आपका सिस्टम जो है वो फास्ट काम कर सकता है। तो होपफुली रैम का काम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो वॉलेटाइल मेमोरी भी आपको समझ में आ चुकी होगी होपफुली यहाँ तक। इसके अलावा ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये सिर्फ और सिर्फ करंट प्रोग्राम जो इस वक्त एग्जीक्यूशन के अंदर हैं सिर्फ उनके डेटा को ही स्टोर करती है और दूसरे डेटा को ये स्टोर नहीं करती। इसके अलावा जितनी ज्यादा आप रैम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका सिस्टम फास्ट होगा। ये किस तरीके से फास्ट होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब रीड ओनली मेमोरी की अगर हम बात करें, रोम की अगर हम बात करें, तो ये एक नॉन वॉलेटाइल हमारे पास मेमोरी है। इसके अंदर जो डेटा होता है वो स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज होता है, यानी इसके अंदर जो डेटा होता है चाहे पावर हो या ना हो, इसके अंदर जो डेटा एक दफा लोड कर दिया गया है वो इसके अंदर वैसे ही पड़ा रहेगा। और इसके अंदर अब कौन सी किस्म का डेटा होता है, ये होल्ड कर रहा होता है कंप्यूटर की बूट डायरेक्शंस को। अब कंप्यूटर की बूट डायरेक्शंस क्या होती हैं, आप इसको बूट इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। कंप्यूटर की बूट डायरेक्शंस क्या होती हैं, जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के अंदर मदद कर रही हो, या कंप्यूटर के अंदर जो आपने विंडोज वगैरह आपने इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज को आपके रैम के अंदर लोड करवाने में जो मदद कर रहा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिनकी मदद से आपकी समझ लीजिए कि जो विंडोज है या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से वो स्टार्ट करेगा आपका कंप्यूटर, ये वाली जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी रोम के अंदर लिखी होती हैं। और आम तौर पर यही होता है कि रोम को मतलब बहुत ज्यादा कुछ छेड़ता नहीं है। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस एक दफा लिख दी जाती हैं वो आमतौर पर उसी के अंदर वैसे ही परमानेंट हो जाती हैं और वो वैसे ही पड़ी रहती हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, रोम का जो साइज होता है वो बहुत ही कम होता है रैम की मदद से, क्योंकि रैम के अंदर तो हम काफी सारी चीजों को स्टोर करवा रहे होते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम रैम के अंदर लोड कर रहे होते हैं। लेकिन रीड ओनली मेमोरी का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को या कुछ डायरेक्शंस को ही रखना होता है, उसके अंदर हमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों को सेव करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ये करंट प्रोग्राम्स के डेटा को सेव करती है और जितनी ज्यादा आप रैम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका सिस्टम जो है वो फास्ट होगा। रीड ओनली मेमोरी जो है हमारे पास एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसके अंदर जो है परमानेंट स्टोरेज होती है, यानी एक दफा जो आप इसमें जो कुछ आपने इसमें स्टोर कर दिया है वो उसके अंदर सेव ही रहेगा चाहे पावर ऑन हो।
या पावर ऑफ हो, और इसके अंदर जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाना और कंप्यूटर को स्टार्ट करवाना, इस तरीके की जो इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस होती हैं वो हमारे पास रीड ओनली मेमोरी के अंदर सेव होती हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये जो दो डिवाइसेस अभी हमने पढ़ी हैं, नहीं, तीन किस्म की डिवाइसेस अभी हमने पढ़ ली हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस, जिसके अंदर हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी को यहाँ पर देख लिया। अब चौथी किस्म के जो डिवाइसेस हैं, चौथी किस्म के जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से ना मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।